Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing PT 360 Science and Technology Current Affairs. So let's continue our discussion. मल्टी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि जो मल्टी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है इसका मेंबर जो है इंडिया 2016 में बन चुका है। ठीक है। और जो एनएसजी का मेंबर बनने के प्रयास में इंडिया लगा हुआ है, और लेकिन ये एमटीसीआर का मेंबरशिप भी इंडिया को मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके जैसे ही चार और जो रेजिम्स हैं, एक तो है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो 1985 में बनाया गया था, और ये रासायनिक और जैविक जो हथियार हैं इनकी फैलाव को रोकता है। ठीक है। और आप जो ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, वो जो ये इसकी कंट्रोल जो लिस्ट है उसमें इट इंक्लूड्स कंपाउंड्स दैट आर नॉट प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर द CWC बट कैन बी यूज्ड इन द manufacturing of the chemical weapons. To strengthen export control, no undercut requirement and catch all provisions. The first provision stated that any member of the group considering making an export to another state that had already been denied an export by any other member of the group must first consult with that member state before approving the export. And the second is catch all provision, which requires member states to halt all exports that could be used by importers in a chemical and biological weapons program, regardless to whether the export is on the group of control list. तो जो भी केमिकल रासायनिक या अगर जैविक हथियार बनाने के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, अगर कोई इंपोर्टर जो है करता है तो उसको जो है तुरंत ये उसके साथ जो है संबंध खत्म, व्यापार व्यापार खत्म करने की बात करते हैं। अगर जो भी वास ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मेंबर स्टेट है वो दूसरी कंट्री के साथ अपना व्यापार खत्म कर सकता है। और इसका जो फॉर्मेशन था वो इराक के जो केमिकल वेपन्स की यूज़ थी ड्यूरिंग ईरान इराक वॉर 1980 एंड 88, उसके तहत जो है किया गया था। इसकी जो सेक्रेटेरियल है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मैनेज किया जाता है, सेक्रेटरीट, और मेंबर्स जो है इसके हर साल पेरिस में मिलते हैं। और ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है कंट्रीज़ का, और इंडिया इज मेंबर एंड चाइना इज नॉट ए मेंबर। जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है उसका इंडिया मेंबर है लेकिन चाइना मेंबर नहीं है। MTCR क्या है? 1987 में ये मल्टी लैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, बहुपक्षीय जो है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को नियंत्रित करने वाला रेजीम है, और G7 कंट्रीज के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी इनफॉर्मल है और वॉलेंट्री पार्टनरशिप इसमें है, और इसमें 35 कंट्रीज हैं टू प्रिवेंट प्लोरिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टेक्नोलॉजी। जो मिसाइल्स हैं और जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी है जो कि 500 kg तक के पेलोड्स ले जा सकने में सक्षम है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा, उनके प्रसार को रोकने के लिए लेकर के आया गया था। और इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद से जो MTCR है उसने सक्सेसफुली इसको जो है बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम्स को रोक दिया है और एक तरह से समाप्त कर दिया है। और MTCR कोई ट्रीटी नहीं है, और ना ही ये कोई लीगल बाइंडिंग कानूनी जो है बाध्यता या ऑब्लिगेशंस आरोपित करती है जो मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया इसका मेंबर है लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है। वासनर अरेंजमेंट भी है, ऐसे ही 1996 में हुआ था, और ये वासनर जो है नीदरलैंड्स के करीब है। द हेग सेक्रेटरीट इसका जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। और जो ये अरेंजमेंट है इसमें कन्वेंशनल आर्म्स, जो परंपरागत हथियार है और जो जिनका दोहरा यूज़ किया जा सकता है, ऐसे वस्तुएं और तकनीकियों का के एक्सपोर्ट को जो है निर्यात को कंट्रोल करने के लिए है। और ये जो है कोकोम कोल्ड वार एरा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट ट्रेड को क्या का उत्तराधिकार, मतलब सक्सेसर है, उसके बाद ही ये आया था। और स्कोमेट लिस्ट क्या है? स्कोमेट लिस्ट जो है ये एक स्पेशल केमिकल्स और ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज का लिस्ट है। और इंडिया में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFA
जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 के तहत इसको बनाता है, और ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, और भारत इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। और ये जो है वस्तुओं के दोहरे यूज के लिए और सिविलियन और मिलिट्री पर्पज दोनों के लिए यूज हो सकता है। डुअल यूजेस गुड्स जो है क्या कहते हैं, डुअल यूजेस गुड्स किसको कहते हैं कि जो सिविलियन, नागरिक या सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए यूज किया जा सकता है। एनएसजी ग्रुप क्या है? ये जो है परमाणु के अप्रसार को रोकने के लिए बनाया गया है। ये इसके जो मटेरियल्स है जो यूज़ किए जाते हैं परमाणु ईंधन के लिए, ठीक है, उसके निर्यात को, उसके इक्विपमेंट को, उपकरणों को और उसकी तकनीकी को के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके ऐसा किया जा सकता है। और ये इंडिया में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1974 में, इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1974 में, इंदिरा गांधी के समय में भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको इस्माइल बुद्धा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद से एनएसजी ग्रुप का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया था। जंगर कमेटी या फिर न्यूक्लियर एक्सपोर्टर्स कमेटी जो है, जो जो है ये जंगर कमेटी या जंगर ट्रिगर लिस्ट जारी करती है, और इट इज़ अ लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स विच कैन बी एक्सपोर्टेड ओनली अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड्स। ये ऐसे लिस्ट बताते हैं कि इसमें जो है ये इक्विपमेंट्स हैं वो सिर्फ जो है आईएईए के सेफ गार्ड सुरक्षा के तहत ही उनका व्यापार किया जा सकता है। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है एनएसजी का, चाइना मेंबर है, और चाइना, सारे सभी देश राजी हैं, लेकिन चाइना जो है टांग अड़ा रहा है। अदर कन्वेंशंस, और भी जो कन्वेंशंस है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हेग कन्वेंशंस हुआ था 1899 और 1907 में, ठीक है। ये ये जो फर्स्ट फॉर्मल स्टेटमेंट्स यहाँ पे जारी किया गया था, जो युद्ध के कानून हैं और जो वॉर क्राइम्स हैं उससे लेकर के। जेनेवा कन्वेंशन 1949 में हुआ था, 1949 में, ठीक है। ये वर्ल्ड वार के सेकेंड के बाद के जो आफ्टर माथ था, मतलब उसके बाद जो आपदा टाइप की जो कंडीशन बनी हुई थी, ठीक है, उसको उसको डिस्कस करने के लिए किया गया था। और ये बेसिक राइट्स जो है, जो वार टाइम प्रिजनर्स हैं उनकी डिफाइन करता है, और उनके लिए जो है इस प्रोटेक्शंस, और वुंडेड एंड सिक लोगों के लिए प्रोटेक्शंस, और सिविलियंस जो थे उस वॉर जोन के आसपास उनके लिए प्रोटेक्शंस की बात करता है। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925, ये जो है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स 1925 में हुआ था, और ये रासायनिक और जैविक हथियारों को रखने या फिर उनके विकास करने या उनका प्रयोग करने से रोकता है। बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन 1975, और ये जो है एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, और जो कि उस बायोलॉजिकल वीपन्स और उनके जो प्रकर्सर्स थे उनको उनके जो है प्रोडक्शन, उसके उत्पाद को, उसको स्टॉक पाइलिंग को, इन सबको रोकने के लिए किया गया था। और ये जो है 1925 के जोएना प्रोटोकॉल का सप्लीमेंट था, 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल का। जो बायोलॉजिकल वीपन्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म और रेप्लिकेट इंटाइटीज वायरसेस विच आर नॉट यूनिवर्सली डिस्कवर्ड, जैसे कि कोरोना वायरस के जैसा वायरस जो है एक बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है भाई। कई बार इसका जो है इस पर मतलब सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये बायोलॉजिकल वेपन है या नहीं है, दिस काइंड ऑफ। ये लीगली बाइंडिंग है, लेकिन इंडिया इसका जो है सिग्नेटरी नहीं है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है 1997 में हुआ था, ये भी एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, और जो केमिकल वेपन्स को रोकने का काम करती है। और ये जो है 1925 के जो जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ था उसको उसका पूरक है, ठीक है। और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट 1952 में 92 में इसको एडॉप्ट किया गया था। केमिकल वेपन्स जो होते हैं वो पॉइजनस और जो गैसेस होती हैं, लिक्विड्स, मटेरियल्स और डिवाइसेस, ये सब होते हैं, ठीक है। और जो केमिकल वेपन्स सबसे पहले कहाँ पे यूज़ की गई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अबाउट 97% ऑफ द वर्ल्ड्स डिक्लेयर्ड स्टॉकपाइल ऑफ chemical weapons
had been destroyed. India has destroyed all its chemical weapon. इंडिया ने अपने जो है सारे केमिकल वेपन्स को समाप्त कर दिया है, डिस्ट्रॉयड कर दिया है। एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हेग, नीदरलैंड। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, हेग, नीदरलैंड के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है और ये लीगली बाइंड है और इंडिया ने इस पर सिग्नेचर भी किया है। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम क्या है? ये 1961 में किया गया था और इसका जो पर्पस था अंटार्कटिका को से संबंधित था, क्योंकि अंटार्कटिका जो है आइस, मतलब वहाँ पे की जो बर्फ है पिघल रही है, ठीक है, वहाँ पे, तो वहाँ पे मिलिट्री जो इस एक्टिविटीज़ हैं उनको बैन करने के लिए ये लेकर के आया गया था। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन कंसल्टेटिव स्टेटस है इंडिया का। सी डे बेड आर्म्स कंट्रोल, सी बेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी 1971, ये जो है emplacement of the nuclear weapons or weapons of the mass destruction on the ocean floor beyond the 12-mile coastal zone। तो जो कोस्टल जोन है उससे 12 मील के आगे किसी भी प्रकार के जो है ये वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का जो समुद्र के अंदर जो है ना, उन समुद्र की जो सतह है वहाँ पे इनको ले जाने से मना करता है और इंडिया इसकी सिग्नेटरी है। हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC 2002, ये भी है एक अरेंजमेंट है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से प्रसार को कंट्रोल करता है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को बैन नहीं करता, लेकिन जो इनका प्रोडक्शन, टेस्टिंग और एक्सपोर्ट है उनको रोकता जरूर है, कम करने की कोशिश करता है। और ये एक ऐसा एकमात्र नॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट है टू वेरीफाई द स्प्रेड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल के फैलाव को वेरीफाइड करता है। सांग्रीला डायलॉग IISS एशिया सिक्योरिटी समिट, तो जो सांग्रीला डायलॉग है ये वन ट्रैक इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, अंतर सरकारी सिक्योरिटी फोरम है जो कि वार्षिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में किया जाता है और यह एक जो है स्वतंत्र थिंक टैंक है, विचारकों का एक समूह है और इट इज़ अटेंडेड बाय डिफेंस मिलिट्री चीफ ऑफ 28 एशिया पैसिफिक स्टेट्स, 28 एशिया पैसिफिक राज्यों के द्वारा ये अटेंड किया जाता है। द फोरम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द सांग्रीला होटल इन सिंगापुर, सिंगापुर में जो सांग्रीला होटल है वहाँ से इसका नाम निकल करके आया था। रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग क्या है? ये इंडिया फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस जो है ऑफ जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स, जो भू राजनीति है और भू अर्थव्यवस्था है, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उस पर एक जो है एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में होता है। एंड ये कॉन्फ्रेंस जो है जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो ऑब्जर्वर्स हैं रिसर्चर फाउंडेशंस, ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन है जो ORF और एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो इंडिया में, उनके द्वारा ज्वाइंटली किया जाता है। और ये कॉन्फ्रेंस जो है सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर, द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज लाइक सांग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर। चाओ फ्रेया डायलॉग, चाओ फ्रेया डायलॉग जो है इंडो पैक ट्रैक 2 इनिशिएटिव है, ट्रैक 2 इनिशिएटिव है जो कि ज्वाइंटली जिन्ना इंस्टीट्यूट और ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा लेकर के आया गया, शुरू किया गया। कोस्टल रडार नेटवर्क क्या है? इंडिया टू सेट अप कोस्टल रडार स्टेशंस, तटीय जो क्षेत्र में रडार स्टेशन सेटअप करने वाली इंडिया इन मालदीव में, म्यांमार में, थाईलैंड में और बांग्लादेश में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चाइना है, चाइनाज कोस्टल रडार इज ऑलरेडी सेटअप इन मॉरिशस, इसका पहले से ही मॉरिशस में सेटअप हो चुका है कोस्टल रडार और सेशल्स में भी हो चुका है, श्रीलंका में भी हो चुका है, ठीक है। इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर,
IMSCA गुड़गांव में है, ठीक है। और ये 26/11 के बाद गठित किया गया था। और ये मैरीटाइम डेटा फ्यूजन का ये एक नोडल एजेंसी है। और ये नेवी और कोस्ट गार्ड्स के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। और इट मॉनिटर्स मैरीटाइम ट्रैफिक्स इन इंडियाज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। भारत के जो हित वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। और इट मॉनिटर्स tariff in the India's interest. It focuses on ship passing through Indian Ocean region. इंडियन ओशन रीजन से गुजरने वाली जो शिप्स हैं उन पे भी फोकस करता है। इट ट्रैक्स ओनली नॉन मिलिट्री एंड कमर्शियल शिप्स, केवल नॉन मिलिट्री और कमर्शियल शिप्स को देखता है जो कि वाइट शिपिंग के नाम से जाने जाती हैं। मिलिट्री शिप्स जो होते हैं ग्रे हल शिप्स आर ट्रैक्ड बाई डायरेक्टोरेट ऑफ द नोवल ऑपरेशंस, नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडिया ओशन रीजन, गुरुग्राम। और ये जो है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को फैलाता है और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी का हब है एक तरीके से। और ये IOR जो रीजन है इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, उसमें है। और ये वाइट शिपिंग एक्सचेंज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, इसके तहत ऐसा करता है। और ये इट इज़ जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा। डिजिटल ओशन ये एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो कि ओशन डेटा से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनको एक जगह पे प्रोवाइड कराता है। और ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया था। इंक्वाइज जो है ओशन इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज जो होता है वो किन 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 के लिए प्रोवाइड कराता है। एक फिशिंग जोन एडवाइजरीज के लिए, ओशन स्टेट फॉरेस्ट फोरकास्ट के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए एंड हाई वेव अलर्ट्स के लिए, सुनामी अर्ली वार्निंग आदि के लिए। और ये जो है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट है। बायोटेररिज्म क्या है? एक जो है प्लांट और मतलब मंशा से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उस या इसको जो है फैलाना, ये बायोटेररिज्म है। जैसे अगर कोरोना वायरस को किसी ने फैलाया होगा तो वो वायरस जो है बायोटेररिज्म कर रहा होगा। इसको ABC 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ए में जो है हाई प्रायोरिटी वाले एजेंट्स को रखा गया है जो कि नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा तक को खतरा पैदा कर देते हैं और ये पर्सन टू पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। और इसमें जो है हाई मोर्टेलिटी रेट्स इनकी होती है। और जो एंथ्रैक्स बाई बैसिलस एंथ्रेसिस बोटुलिन्स बाई कॉल्स्ट्रिडियम बोटुलिनम टॉक्सिन, ये कुछ जो है। और प्लेग बाई एयरसीनिया पेस्टिस से जो प्लेग बीमारी फैलती है। और कैटेगरी बी में क्या आते हैं जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एजेंट, इसमें जो है ब्रुसेलोसिस और ग्लैंडर्स ये आदि शामिल होते हैं। और सी में इंक्लूड्स इमर्जिंग पैथोजन, जो उभर रहे जो रोगाणु होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और ये इनको जो है इंजीनियर्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है मास डिसेमिनेशन इन द फ्यूचर, बहुत बड़े लेवल पे इसको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जा सकता है। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज सच एज कोरोना। कोरोना से बड़ा क्या अब इन्फेक्शियस डिजीज बची है, निपाह एंड हांटा वायरस, अब इसके सामने काफ़ी छोटे लगते हैं। एग्जिस्टिंग मेजर्स टू काउंटर बायोटेररिज्म इन इंडिया। बायोटेररिज्म से निपटने के लिए भारत में कौन कौन से मेजर्स हैं? एक तो एंडेमिक डिजीज एक्ट है 1987, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। और ये इनको जो है स्पेसिफिकली ट्रेंड किया गया है जो केमिकल बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जो थ्रेट्स हैं, CBRN बोलते हैं इनको, केमिकल बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो थ्रेट्स हैं उससे निपटने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट है, या वर्ल्ड बैंक के द्वारा के साथ मिलकर के शुरू किया गया था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट। और ये जो है IT जो लेबोरेटरी है, इट स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरीज बेस्ड IT इनेबल डिजीज सर्विलांस सिस्टम को ये
मजबूती प्रदान करता है, जो कि एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस होती हैं उनके लिए होता है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2007 में इसको रिवाइज किया गया था, और ये जो है जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज हैं, स्वास्थ्य आपदाएं होती हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाएं होती हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं भी उसमें शामिल होती हैं, ठीक है, उनको उनके आउटब्रेक्स को इंश्योर करता है, रोकता है, सुनिश्चित करता है कि ये भाई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। इनिशिएटिव्स एट इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इनिशिएटिव्स हैं? ये तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, और ये जो है पहला मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है, जो कि डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और स्टॉक पाइलिंग जो होता है बैक्टीरियोलॉजिकल या टॉक्सिन वेपन्स का, उसको बैन करता है। इंटरपोल बायोटेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट भी है एक, और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि बैक्टीरिया के, जानबूझकर के बैक्टीरिया, वायरस और बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स के यूज़ को रोकती है। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑफ ऑन बायोसेफ्टी भी है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, इट इंश्योर्स सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो है सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके यूज़ को, और जो है जो कि नवीन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं, उस बायोटेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो उत्पन्न हो सकते हैं उनको रोकने की कोशिश करता है। अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, कुछ इंडियन आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइजेस। यूके के साथ कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया करता है? अजय, वॉरियर, यूएस के साथ युद्ध और अभ्यास, फ्रांस के साथ शक्ति, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, रसिया के साथ इंदिरा ट्राइसरीन एक्सरसाइज, ओमान के साथ अल नगाह, और मल्टीनेशनल फोर्सेस लाइक फ्रांस, फोर्स 18, और 18 एशियन प्लस कंट्रीज, तो मल्टीनेशनल फोर्सेस होती हैं, मल्टीनेशनल जो होता है बहुराष्ट्रीय, 18 प्लस एशियन कंट्रीज, चाइना, यूएस और जापान, रसिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्रा, बोल्ड कुरुक्षेत्रा जो है ये सिंगापुर के साथ हो रहा है। इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति, थाईलैंड के साथ जो है मैत्री एंड कोबरा गोल्ड, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तेक, नेपाल के साथ सूर्य किरण, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। ये इंडिया की कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। रूटीन एक्सरसाइजेज कौन सी हैं? एक तो सागर है, सागर कवच है, ये जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का संयुक्त जो है एफर्ट है, जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, उड़ीसा पुलिस, लोकल फिशरमैन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पोर्ट मरीन डेवलपमेंट, इन सब के ज्वाइंट एफर्ट्स हैं। शत्रुजीत है, जाल राहत यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडियन नेवी की एक्सरसाइजेज हैं, यूके के साथ कोंकम, यूएसए प्लस जापान के साथ मालाबार, फ्रांस के साथ वरुण, रसिया के साथ इंद्रा, ओमान एंड नसीम अल बहर, रसिया के साथ, ओमान के साथ, रसिया के साथ कैसे नसीम अल बहर हो सकता है? ओमान के साथ, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स, इंडोनेशिया के साथ कॉर्पेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, एंड थाईलैंड के साथ भी कॉर्पेट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, म्यांमार के साथ आमकॉर, इंडिया म्यांमार कॉर्पोरेटेड पेट्रोलिंग। और जो मल्टी नेशनल नेवी एक्सरसाइजेज हैं वो ADMM प्लस है, आसियान प्लस कंट्रीज। एंड नेक्स्ट है डिमडेक्स, दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशंस, 22 पार्टिसिपेंट्स और 6 ऑब्जर्वर्स इसमें शामिल हैं। और नेक्स्ट है रिम्पेक ऑफ हवाई, लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइजेस एवरी 2 ईयर्स पैसिफिक ओशन। सागर माथा, ये एक्सरसाइज जो है नेपाल और चाइना के बीच में होता है। इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज क्या है क्या है? यूके के साथ इंद्रधनुष होता है, फ्रांस के साथ गरुड़, रसिया के साथ इंद्र, और यूएस के साथ रेड फ्लैग, कोप इंडिया। और मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइजेज होते हैं ब्लू फ्लैग, इजरायली एक्सरसाइज है जो यूएस से यूके और फ्रांस के साथ होता है, सिंगापुर के साथ सिंडेक्स होता है,
थाईलैंड के साथ सियाम भारत होता है, यूएई के साथ डेजर्ट ईगल होता है, ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रीज होता है। और रूटीन एक्सरसाइजेस कौन कौन से हैं? डैंक्स यानी डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एक्सरसाइजेस, गगन शक्ति, इंडो फ्रेंच एक्सरसाइजेस, और आयरन फिस्ट, प्रलय प्रलय श्याम, ये जो है रूटीन एक्सरसाइजेज है। मिसलेनियस आईएनएस तारिणी जो है इसमें सभी वीमेंस क्रू होती हैं। सरकमनेविगेट द ग्लोब एंड आईएनएस महादेवी, इसमें भी सभी वीमेन क्रू होती हैं जो कि मॉरिशस के केप टाउन में गई थी। आईएनएस तारमुगली, आईएनएस तारमुगली जो है हाई मैन्यूरेबल फास्ट अटैक क्राफ्ट है। P-81 एयरक्राफ्ट मैरीन टाइम रिकॉन्सेशंस एयरक्राफ्ट है। एंड नागरम न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल DRDO। एंड वरुणास्त्र जो है इलेक्ट्रिक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। और 100 जो है स्मार्ट एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है, लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस है। और UAV रुस्तम क्या है? सेकेंड तपस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग आर्डू आर्दुरायनी। राफेल जो है ट्विन इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक कार्नाट डेल्टा विंस है। LCA जो है तेजस क्या है? सिंगल इंजन इसमें है, सिंगल सील सुपरसोनिक मल्टी रोल मैक्स फ्लाइंग ड्रैगर्स 45। ALH ध्रुना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये भी। LRSAM ब्लैक 8 एयर नवल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। लॉन्ग रेन से सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, लॉन्ग रेंज है यहाँ पे, सॉरी, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल है। एंड डेवलप्ड बाय DRDO इंडियन नेवी इजराइल। इट कैन कैरी 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। MRSAM लैंड बेस्ड वर्जन ऑफ द LRSAM medium range multi aerial targeted around 50 kilometer। and Prospina anti-tank missile Nag third, fire and forget, top attack capability and deployed on BMP-2। तो ये हमने जो है डिफेंस के क्षेत्र में कुछ करंट अफेयर्स को देखे हैं। अब आज जो इस लेक्चर को हम यहीं पे सम अप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।